नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से जीएस स्टडी पॉइंट में मौर्य साम्राज्य लेकर आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा जानकारी दी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ और मौर्य साम्राज्य का किसने स्थापित किया। ये सब चीज़ें आपको पहली क्लास में बताई थी। आज मैं बता रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य का द्वितीय उत्तराधिकारी जो कि बिंदुसार हुआ। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। अब बिंदुसार के बारे में बताते हैं तो बिंदुसार की यानी कि बिंदुसार के माता का क्या नाम था? बिंदुसार की माता का नाम था कार्नेलिया या हेलेना था। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार। स्ट्रैबो जो उस समय के दार्शनिक थे उन्होंने कहा था, बताया है कि बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत आया। कौन आया था? डाइमेकस नाम का राजदूत। और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। और डाइमेकस किसके शासनकाल में आया? डाइमेकस आया है हमारे बिंदुसार के शासनकाल में। अब जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। क्या हुए? 2 विद्रोह हुए। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए? बिंदुसार के शासनकाल में। अब जो 2 विद्रोह हुए इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा और उसके बाद में अशोक को भेजा। अब ये सुसीम कौन था? अशोक कौन था? ये सुसीम और अशोक इनके लड़के थे। किसके? बिंदुसार के। अशोक लड़का था इनका। एथिनियस ने बताया है कि एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किसने? बिंदुसार ने। अब बौद्ध विद्वान तारानाथ ने क्या कहा है? बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। क्या कहा है? 16 राज्यों का विजेता। अब आपको बताते हैं अशोक, जो कि एक बहुत ही महान सम्राट राजा था। भारत का महान सम्राट राजा था अशोक। अशोक के बारे में आपको बताते हैं। हमने बताया था अभी कि अशोक कौन था? अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। अशोक राजगद्दी पर कैसे बैठा, आपको ये आज बताते हैं कि अशोक राजगद्दी पर कैसे बैठा। कहीं कहीं आपको बड़ी अगर किताबें इसको डीपली से अगर पढ़ा जाए तो उसमें आपको मिलेगा कि अशोक ने अपने 99 भाई यानी कि 99 ब्रदर्स की हत्या करके अशोक राजगद्दी पर बैठा था। और अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। अब राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। क्या था? राज्यपाल, जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं। अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। जो हमारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उनमें पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये पॉइंट आपको बताते चलें, ये एग्जामों में बहुत आता है कि अशोक ने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 8वें वर्ष का मतलब है लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। ये पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी दोस्तों तोसली थी। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिया ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। कौन सा राजदूत भेजा था? डियानीसियस। देखिए, सभी के शासनकाल में कोई ना कोई एक राजदूत जरूर आ रहे हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया, बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस आया, उसी तरह से
अशोक के शासनकाल में डियानीसियस नाम का एक राजदूत आया जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया ने भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को। अशोक को किसने धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब आपको बताएं हम कि अशोक पहले दूसरे धर्म का अनुयायी था, उसके बाद बौद्ध धर्म में कब आया? ये आपको अभी मैंने बताया था कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की, और कलिंग इतना बड़ा युद्ध था। कलिंग नरेश खारवेल को हराकर, कलिंग का जो राजा था खारवेल, उसको हराया था किसने? अशोक ने। तो अशोक ने हराया, इसमें लाखों लोग मारे गए। इस वजह से अशोक का हृदय क्षुब्ध हुआ, काफ़ी दुखी हुए, तो उन्होंने बिल्कुल संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया इन्होंने, क्या बोल दिया कि अब मैं आज के बाद कभी भी कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। तो इन्होंने बिल्कुल अस्त्र शस्त्र डाल दिए। इस वजह से कहा जाता है कि कल अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध से हुआ? तो कलिंग के युद्ध से हुआ। कलिंग यानी कि 261 ईसा पूर्व में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा भी दी थी। अब आपको आगे बताते हैं कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। क्या था? जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अब देखिए अशोक का कितना हृदय परिवर्तन हुआ। उनकी जो आजीवक थे उनके रहने के लिए इन्होंने गुफाओं का भी निर्माण कराया। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के जो पौत्र, पौत्र का मतलब समझते हैं, यानी कि लड़का का लड़का, जिसको नाती बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, उसने क्या किया कि आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक की माता का नाम हमने बता दिया था, क्या था? शुभद्रांगी था। ये पॉइंट अब मैं पीछे बता ही चुका हूँ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने खुद पुत्र व पुत्री को कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। महेंद्र एवं संघमित्रा एक लड़का था अशोक का एक लड़का था महेंद्र, और पुत्री यानी कि लड़की थी संघमित्रा। इन दोनों लोगों को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। किस लिए भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये श्रीलंका में किसको भेजा? तो किसको भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा। महेंद्र जो कि इनका लड़का था, संघमित्रा जो इनकी पुत्री थी। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अशोक ने किया। शिलालेख का प्रचलन किसने किया? अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? अरमाइक लिपि का प्रयोग, यानी कि ये 4 लिपियों का प्रयोग हुआ अशोक के शासनकाल में। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। एक और बता रहा हूँ कि जैसे मैं पूछता हूँ मेरे साथ बोला करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि साथ में जवाब देते रहो तो हमें भी अच्छा लगता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि अशोक एक बहुत बड़ा सम्राट राजा था, उसने बहुत से काम कराए। तो अशोक के जो शिलालेख थे, और अशोक ने शिलालेख बनवाए, अभिलेख बनवाए, तो अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इन 3 भागों में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाटरेदी फैनथेलर ने की थी। किसने की थी? 1750 ईस्वी में पाटरेदी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये पूछा जाता है संख्या। क्या संख्या पूछी जाती है कि अशोक के शिलालेखों की कितनी संख्या थी? तो कितनी थी दोस्तों? 14। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो 1750 में पाटरेदी फैनथेलर ने खोज की थी। अब आगे बताते हैं कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अब उस समय हुआ क्या था कि देखो, मौर्य साम्राज्य हमारा कब का था? अशोक अभी ये आपको बताया था कि कब राजगद्दी पर बैठे, बिंदुसार कब राजगद्दी पर बैठा। तो उस समय की जो लैंग्वेज थी, बड़ा पढ़ने में हम लोगों को, आज के लोगों को पढ़ने में बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो कैसे उन लोगों ने पढ़ी उस लैंग्वेज को। जैसे अभी अशोक के अभिलेख में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। यानी कि सोचिए कि इसके पहले कितने लोगों ने प्रयास किया होगा
लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो ये बताया है उसमें। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में था। प्रयाग स्तंभ लेख यह कौशाम्बी में स्थित था। इस लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। समझिए, इस पॉइंट को समझिए कि इतना अच्छा अभिलेख था कि अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा था दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा जो था, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। देखिए, ये जो फिरोज शाह तुगलक ने स्तंभ लेख को कहाँ से कहाँ लाया? बताइए दोस्तों, कहाँ से कहाँ लाया? टोपरा से दिल्ली लाया। अब तीसरा, दिल्ली में जो था, दिल्ली मेरठ के नाम से जाना जाता है। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा था रामपुरवा। पांचवा था लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लौरिया अरेराज कहाँ प्राप्त हुआ? ये चंपारण बिहार में था। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ? चंपारण में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना। हमने आपको बताया था ना कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो मोर के उससे इसकी कहानी है। कहानी बहुत बड़ी है, मैं अभी कहानी नहीं बताऊंगा, किसी दिन फिर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा किसी दूसरी क्लास में। अब कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये दोस्तों इसको नोट कीजिए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? अब अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई था। कौन सा था? रुम्मीदेई था। अशोक का सबसे छोटा लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। ये पॉइंट लुम्बिनी में ये जो छोटा लेख है रुम्मीदेई, इसमें बताया गया कि अशोक द्वारा भू राजस्व की दर, भू राजस्व समझते हो, यानी कि जो जमीन का टैक्स होता था उस रेट को कम किया गया है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। कौन सा? अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये सभी क्वेश्चन जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये समझिए कि बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अब बताते हैं कि साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण भी कहा जाता था। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अशोक सम्राट एक बहुत बड़ा राजा था। तो ऐसे नहीं था, वो हर चीज़ को बहुत जांच परख के सैनिकों की भर्ती करता था, सेनापतियों की भी भर्ती करता था, यानी कि मुख्यमंत्री या पुरोहित जो भी होते थे सबकी काफ़ी जांच यानी कि परीक्षा लेकर करते थे। तो इसको क्या कहा गया है? उपदा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। जो अशोक एक सम्राट राजा था, उसकी सहायता के लिए क्या होती थी? मंत्रिपरिषद। जैसे इस समय है, जैसे भारत के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद है जिसको कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं सभी। तो ये मंत्रिपरिषद जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। ये अर्थशास्त्र में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, यानी कि शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। कितनी थी? 18। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। किसको कहा गया है? जासूस को क्या कहा गया है? चर। अब बताते हैं, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र। अब बता दें, प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों के जो प्रशासक थे, यानी कि प्रांत एक क्या होता है? राष्ट्र और एक प्रांत। प्रांत एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो वहाँ के जो चीफ थे, यानी कि जो मुख्य थे, जो प्रशासक थे, उनको आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहते थे। अब प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। जो विषयपति के अधीन। अब देखिए, जैसे हम लोगों का होता है राज्य के बाद जिला के बाद क्षेत्र, जो एरिया आता है, क्षेत्र के बाद फिर गांव,
इस तरह से इसमें भी प्रांतों को डिवाइड किया गया है। जो विषय विषय था उसको विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया कौन होता था? ग्रामीण को कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। यानी कि प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था? गोप था, जो 10 गांवों को अकेले संभालता था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज ने जो बताया है उसके अनुसार कि 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। क्या होता था? नगर का जो प्रशासन होता था वह 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने होते थे? हर समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। कोई दिक्कत नहीं थी उन लोगों को, और इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अभी आप और भी साम्राज्य में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि यहाँ तक कि 1/3 भाग का उपज लिया जाता था टैक्स के रूप में। इसमें 10वां भाग यानी कि 1/10 भाग आराम से किसान दे देते थे। लेकिन इतना रूल सख्त था कि इसको जिसने भी बचाया या छिपाया या चुराया या नहीं दिया तो उसको बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। इतना टाइट एकदम था प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी, रास्ताएं जो बनवाता था, रोड रास्ते बनवाता था। अब जस्टिन ने बताया कि मौर्य सेना में लगभग कितने 5000 अश्वारोही थे। कितने थे? घोड़े वाले कितने सैनिक थे? 5000 थे। हाथी वाले सैनिक कितने थे? 9000 हाथी थे। 8000 रथ थे। समझिए कितनी बड़ी सेना थी अशोक की, कि 50,000 अश्वारोही थे, 9000 हाथी थे, 8000 रथ थे, और 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। किसने? चंद्रगुप्त ने। नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में। ऐसे थोड़े नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। यहाँ पर बहुत बड़ा, इसके पहले नंद साम्राज्य था। नंद साम्राज्य को यानी कि घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। तो उस समय की संख्या बताई गई है कि 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत होगी हमारे हिसाब से। अब मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां, इतने लोग सेना का, समझ लीजिए कितनी बड़ी सेना थी कि रखरखाव 5 सदस्यीय दल जो थे वो और 6 समितियां थी, वो लोग सेना को कंट्रोल करते थे। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य या सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। जो गुप्तचर होते थे, चुपके से कहीं की खबर लाते थे, उनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। यह ऐसी संस्था थी, एक ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप का था। एक ही स्थान पर रहकर करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था, कि वो एक ही जगह, उनका सेंटर एक होता था और वहीं से वो लोग काम करते थे, वहाँ से जानकारी लेते थे, खोजबीन किया करते थे कि कैसा क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले को गुप्तचर या संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक। अब बताते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में। कैसे? नंबर 1 दार्शनिक। दार्शनिक को नंबर 1 पे लिया गया है। क्यों? वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे से गाइड करते थे कि ऐसी नीतियाँ लाओ, इस तरह से चलना चाहिए साम्राज्य। नंबर 2 कौन था? किसान। किसान तो हमारे, आप लोग जानते हैं कि किसान रीढ़ की हड्डी होते हैं। उसके बाद अहीर, उसके बाद कारीगर, उसके बाद सैनिक, उसके बाद निरीक्षक। निरीक्षक का मतलब पुलिस विभाग, इंस्पेक्टर। उसके बाद सभासद।
यानी कि 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा है। अब स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। वेश्यावृत्ति तो आप जानते ही होंगे कि जो लोग वेश्यावृत्ति महिलाएं करती थी उनको क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता प्राप्त की थी? तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य प्रशासन कितने वर्षों तक चला? 137 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 137 वर्षों तक। और मौर्य साम्राज्य के कितने राजा हुए थे? 9 राजा। अंतिम राजा कौन सा था? अंतिम राजा मौर्य साम्राज्य का कौन था? वृहद्रथ था। कौन था? वृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक ये देखो है, ये वृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने। इसका पूरा नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिसने वृहद्रथ की हत्या कर दी। कब? 185 ईसा पूर्व में की थी। और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। और मगध पर किसकी स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। अब यहाँ से इतना, ये हमारा मौर्य साम्राज्य था। दो क्लासें हमारी हो गई। एक पहली थी मौर्य साम्राज्य भाग 1, और ये जो चंद्रगुप्त के बारे में बताया था। दूसरी क्लास हमने बताया बिंदुसार और अशोक के बारे में। इन मौर्य साम्राज्य इनके 9 राजा थे। 9 राजाओं में से ये 3 लोग महान थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी राजा थे उन लोगों ने इतना राज्य पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरे राजा अटैक करते रहे, और इस तरह से ये पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने वृहद्रथ की हत्या कर दी और जाके शुंग वंश की नींव डाली। अब आपको आगे क्लास में दूसरी क्लास देंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे नए वीडियो पढ़ने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।